ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम मीटर ब्रिज के बारे में बात करते हैं, फिर उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर ब्रिज। This particular instrument is based on Wheatstone bridge. Okay, it is based on Wheatstone bridge. यानी इसका जो फंक्शंस होगा, जो वर्किंग होगा, उसका जो प्रिंसिपल होगा बिहाइंड, सो वो प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है? दिस वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसका काम क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। It is used to find unknown resistance. Okay, and in fact this is one of the most accurate method. Okay, very accurate method for finding unknown resistance. ओके, सो इस पॉइंट को याद रखना। बहुत सारे मेथड है अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, लेकिन उसमें से मीटर ब्रिज एक ऐसा एपैरेटस है, ओके, ऐसा एपैरेटस है जिसके थ्रू हम बहुत मतलब विदाउट वेरी लेस एरर हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसे है? देयर विल बी टू रेजिस्टेंसेस। दिस विल बी flat metal plates. This will be metal plates. Why using metal plates? In order to make the resistance as low as possible. These resistance R which will be known to us, and there is a resistance X which is unknown to us. Point A, this point we'll call it as C, and between A and C a wire, uniform wire will be connected. Uniform wire AC, 1 meter or 100 centimeter wire. 1 meter, इसलिए मीटर ब्रिज, 1 meter bridge. Okay, this particular point will become D, and D will be connected to a galvanometer, and galvanometer will be connected to a sliding key, जिसको जॉकी कहते हैं. This point will become B. Between A and B, a external voltage will be supplied. So this is your Wheatstone bridge. कैसे सर? देख लो. Between A and D, between D and C, this particular wire will have resistance. This particular wire will have resistance. Resistance of this particular part will be called as P, and the resistance of this particular part will be called as Q. For example, this particular length is L, then this particular length will become 100 minus L. Then this wire is having uniform cross sectional area. Area cross section constant है, so P will become directly proportional to L, and Q will become directly proportional to 100 माइनस एल। अब P और Q का वैल्यू हम एडजस्ट कर सकते हैं। B को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, लेफ्ट में लेके जाओ, द वैल्यू ऑफ P विल डिक्रीज, Q विल इंक्रीज। इसको राइट साइड में लेके जाओ, P विल इंक्रीज, Q विल डिक्रीज। सो दिस रेशियो ऑफ P बाई Q कैन बी एडजस्टेड। P बाई Q कितना हो जाएगा? L डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। ओके, सो दिस इज योर, दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज P. This part will be called as Q. Here P and Q is not constant, this can be adjusted, and this is the battery between A and C. ठीक है, अब when the ratio of R by X will become equal to P by Q, galvanometer deflection will become 0. So हमें इस particular key को slide करके P और Q का रेशियो इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए ताकि ओके the ratio of P by Q becomes equal to R by X. हमें कैसे पता चलेगा इक्वल? जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 है। उससे पहले हमें चेक करना है कि ये जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है ये सही है या नहीं है, इसका कनेक्शन कैसा है। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले गैल्वेनोमीटर को इस एंड में, इस जो स्लाइडिंग की है, की को लाके इस एंड में कनेक्ट करेंगे। ओके, सो गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है ना, ये है 0, ये साइड में 1 2 3, ये साइड में भी 1 2 3, 1 2 3। With the help of galvanometer, we can see the direction of current also. Okay. So अब एक बार क्या करेंगे, B को लाके यहाँ कनेक्ट करेंगे।
बी को लेके यहाँ कनेक्ट करेंगे। सो डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर नीडल अगर एक डायरेक्शन में होगा तो जब इस बी को हम यहाँ से लेके ये पार्टिकुलर दूसरा एंड में कनेक्ट करेंगे तो डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, यानी देखो ओके जैसे ये था तुम लोग का ये P है Q है, सपोज ये 2 and 4, दिस इज 4 and 2। अब इन दोनों में से किसका पोटेंशियल ज़्यादा है? इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। अगर इसको D कहूँ इसका B कहूँ, ये सिचुएशन में अगर इस तरह से होगा रेजिस्टेंसेस तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा, कारण विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर। अगर मैं इस रेशियो को रिवर्स कर दूँ, जैसे मैंने इसको 4, ये 2 था ये 4 था, ये 2 था ये 4 था, मैंने की को क्या किया ये साइड में लेके आ गया तो ये कितना बन गया? ये 1 बन गया, और ये साइड में कितना बन गया? ये 5 बन गया। अब पोटेंशियल ऑफ बी ज़्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ डी कम हो जाएगा, और बी से डी करंट फ्लो होगा। समझ में आया? तो ये पी एंड क्यू है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये दोनों तो फिक्स है, ये दोनों फिक्स है। ओके, हम इधर लेके आएंगे तो ये डिक्रीज होगा, राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये इंक्रीज होगा। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगा, मतलब इसमें से बीच में से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट होगा, बीच में से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट होगा 2 4, हम वायर को इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ओके, 2 and 4, जब यहाँ पर जब ये 2 and 4 है, 2 and 4, जब ये रेशियो 2 and 4 बन जाएगा, ओके, तो इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बिकम 0। तो हमें बी को स्लाइड करके ऐसा एक पोजीशन पर लाना है जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है। उस पोजीशन के लिए R/X विल बिकम इक्वल टू P/Q। ओके, फॉर नो डिफ्लेक्शन, for no deflection of galvanometer, that is when breeze is balanced, क्या होगा? R/X will become equal to P/Q। यहाँ से हमें x मिल जाएगा, x will become equal to Q/P into R। ओके, Q/P कितना है? ये 100 minus L by L into R। दिस इज हाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अभी L का वैल्यू इसके नीचे एक स्केल होगा, ये मीटर वायर के नीचे एक स्केल होगा। ओके, तो हम जानते हैं अगर ये 40 होगा तो ये 60 होगा, ये 20 होगा तो ये 80 होगा, ये 10 होगा तो ये 90 होगा, ये 35 होगा तो ये 65 होगा। तो L का वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ से रीड कर सकते हैं स्केल से, इसके नीचे स्केल होगा एक, स्केल से हम रीड कर सकते हैं। R का वैल्यू दिया हुआ है, सो वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ X। ओके, दिस इज हाउ वी कैन यूज द मीटर ब्रिज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मीटर ब्रिज के ऊपर। क्वेश्चन से जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, R यहाँ पर है X, इस पर्टिकुलर पॉइंट A, this is I call as C, this point is B, from here to here galvanometer is there। Plus minus, okay, the resistance X, ये है resistance X, the resistance X, it has got a negative temperature कोफिशिएंट। ओके, इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब
टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R नॉट विद ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये अल्फा था टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, इसको बताऊंगा। ओके, X has got negative temperature coefficient. Okay, so question is neglecting the variation of other resistances, neglecting the variation of other resistances. Okay, neglecting the variation of other resistances if the current is allowed to flow for some time, in which direction the balance point will get shifted. The balance point will get shifted. ये बैलेंस पॉइंट है, ये कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? ओके, विल गेट शिफ्ट टुवर्ड्स सी और विल गेट शिफ्ट टुवर्ड्स बी। अब पहले हम जान लेते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है। ओके, ये अल्फा, अल्फा अगर नेगेटिव है तो इफ अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव देन R will increase with increase in temperature. Okay, if alpha is negative then R will decrease with decrease in temperature. Okay, ये रेजिस्टेंस वाला लेक्चर्स में देखो इसको, तुम टाइम का साथ ओके टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर ये पॉजिटिव है तो इक्वेशन पॉजिटिव होगा, जिसे हम लिखेंगे विथ नेगेटिव। देखने में कैसे, जैसे सपोज समझ लो अल्फा इज इक्वल टू माइनस है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस है, इक्वेशन लिखने में कैसे होगा? आर नॉट माइनस आर नॉट ए डेल्टा थीटा। अब ये जितना बढ़ते जाएगा ये नेगेटिव टर्म बढ़ते जाएगा, नेगेटिव टर्म बढ़ते जाएगा तो आर घटते जाएगा। सिमिलरली अगर अल्फा पॉजिटिव है, सपोज अल्फा इज इक्वल टू प्लस है, तो आर कितना होगा? आर इज इक्वल टू आर नॉट विद ब्रैकेट आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट ए डेल्टा थीटा। अब तुम डेल्टा थीटा को इंक्रीज करते जाओ, ये पॉजिटिव है, सो आर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसको कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर। सो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, यानी विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जब हम टाइम का साथ क्या होगा, यहाँ पर हीट डेवलप होगा। यू अलाउ करंट टू पास थ्रू एन रेजिस्टेंस, हीट विल गेट डेवलप। इसका हीट जितना डेवलप होगा, अल्फा नेगेटिव है, ओके, देन आर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन थीटा, नॉट डिक्रीज। ये इसका अल्फा कितना है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसीलिए इसका जब टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे क्या होगा? रेजिस्टेंस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ये वाला रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अब बैलेंस पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है? R by X should become equal to P by Q. Okay, if X decreases then Q will have to, if X decreases Q will have to decrease to maintain this ratio। इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए जब X डिक्रीज होगा Q डिक्रीज होगा, Q डिक्रीज होगा मतलब दिस पार्टिकुलर लेंथ L2 will have to decrease, L1 will have to increase, so L2 decreases means B will get shifted towards right. Towards right means towards C. Okay, this is how we can talk about emitter base. ठीक है, इसका रिलेटेड क्वेश्चंस और भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नाउ लेट अस गो टू हीटिंग इफेक्ट। हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। Heating effect, basically this is called as Joule's heating effect. This is basically called as Joule's heating effect.
किसी भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यू आर कनेक्टिंग टू ए बैटरी, ये रेजिस्टेंस है, a current I is flowing in the circuit. Okay, so you allow the current to flow for some time and you touch this one, you will feel it's becoming hot. Okay, resistance ना दिखा के you can show a conductor also. इस कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस होते हैं. Okay, same situation, I V. So when current will pass through the conductor, in the conductor heat will get developed. Okay, how much heat will get developed? Okay, Joule has said something about that. Okay, Joule's law. Okay, Joule has said something about that. What he says, that amount of heat get produced in the conductor or in the resistor is directly proportional to square of the current. From his observations, he has found it. Okay, he said is directly proportional to the magnitude of resistance. Resistance जितना ज़्यादा होगा, heat produce इतना ज़्यादा होगा. Third point, it is directly proportional to the time. Okay, you allow the current to flow for longer duration of time, more heat will get produced. You allow it for shorter duration of time, less amount of heat will get produced. So यहाँ पर heat produce को कितना मिला? Finally I square RT. जो constant of proportionality वो 1 मिला. Okay, this is called Joule's law of heating effect, right? H is equal to I square RT. So अब हम क्या कर सकते हैं? I into R हम V से भी रिप्लेस कर सकते हैं. तो V एक I रह गया, कितना लिख सकते हैं हम? V I T. और I को हम रिप्लेस कर सकते हैं. I is what? V by R. So V square by R square कितना बनेगा? V square by R square. 1 R what cancels into T. Okay, this is the amount of heat that will develop across a conductor. Clear? Now, what exactly we can do? The amount of heat that gets produces per unit time, that is called as power. Heat developed. Heat developed per unit time. हम कहते हैं heat developed और हम कहते हैं heat produced. Okay, or we call heat dissipated. Heat dissipated. Heat produced, heat developed और heat dissipated. इन तीनों को हम यूज करते हैं. ओके, इसको क्या कहते हैं? पावर. जैसे किसी एक बल्ब का पावर लिखा हुआ है 100 वाट, मतलब दिस विल गिव यू 100 जूल ऑफ हीट इट विल प्रोड्यूस एवरी सेकेंड. Okay, so power is basically written as heat produced per unit time. So from here, from this particular part, we will get power is how much? You can write as I square R. Okay, let me show you. Power you can write it as what? I square R. We can call it VI. We can call it V square by R. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पावर. सो अंडरस्टैंड इट, वी हैव टू गो फॉर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स. इसको ऐसे करते हैं, जैसे एक बल्ब है, वेरी सिंपल एग्जांपल, बल्ब. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बल्ब. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बल्ब. देखिए ना ऐसा बल्ब. हाँ, एक ज़माने में ऐसा बल्ब हुआ करता था, फिलामेंट वाला बल्ब. 100 वाट लिखा रहता था. कितना? 100 वाट, 220 वोल्ट, ये यहाँ पर लिखा रहता है. ओके, फिलामेंट वाला बल्ब. ये हम आजकल यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, बहुत पैसा देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को. ऐसे बहुत चार्ज करते और देना पड़ेगा. 100 वाट, 220 वोल्ट, इसको इस बल्ब का रेटिंग बोलते हैं. अगर मेरे घर में किसी ने मुझे बोला कि जाओ एक बल्ब खरीद के लाओ, तो हम पहले पूछेंगे कितना वाट का बल्ब, मतलब कितना पावर बोला.
ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकुलर बल्ब व्हेन यू कनेक्ट इट टू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, ये कितना पावर देगा, कितना लाइट देगा, 100 जूल पर सेकेंड देगा। पर सेकेंड कितना एनर्जी ये देगा, 100 जूल। ओके, सो इसको कहते हैं, इसका पावर, पावर इज 100 वाट, मतलब इट विल डिसिपेट 100 जूल ऑफ एनर्जी every second, or it will convert 100 joule of electrical energy to light energy every second. Okay, but it should be connected to 220 volt. ये दोनों रीडिंग से we can calculate the resistance of the bulb. Resistance of the bulb कितना मिल जाएगा, मैं लास्ट इक्वेशन को यूज करता हूँ, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, इसका मतलब R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, resistance of this bulb मिल जाएगा। For example, in this particular situation, what is the resistance? V square, that is 220 into 220 divided by power 100, double zero cancels out, 22 into 22, 484, 22 into 22, 484। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस है, राइट। इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, इलेक्ट्रिकल केटली हो, इलेक्ट्रिकल हीटर हो, आयरन हो, जो भी हो, इसका एक रेटिंग होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का एक रेटिंग होता है। अब इस पार्टिकुलर बल्ब को अगर मैं 220 वोल्ट का साथ कनेक्ट नहीं करके मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये पार्टिकुलर बल्ब रीडिंग कितना था, 100 वाट 220 वोल्ट, मैंने इसको कितना वोल्ट का साथ कनेक्ट किया, 110 वोल्ट। अब कितना पावर ये बल्ब देगा, ये लिखा वाला है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू से, ये स्टैंडर्ड वैल्यू से तुम इतना दोगे, ये तुम्हें इतना देगा, ये इनपुट है, ये तुम्हारा आउटपुट है। अब तुमने इनपुट में कम कर दिया, कितना दे रहे हो, 110, कितना मिलेगा तुम्हें, 100 वाट मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम देखते हैं पावर, ये वाला इक्वेशन कैसे करेंगे, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब तो कांस्टेंट है, हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर V 220 होता तो पावर 100 होता, लेकिन मैंने वोल्टेज को क्या किया, आई हैव रिड्यूस द वोल्टेज टू हाफ, V से मैंने क्या बना दिया, आई हैव मेड इट हाफ, लेकिन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, सो पावर विल बिकम 1/4 and voltage will get reduced to half, power will become 1/4। यानी अब ये 100 नहीं देगा, 100/4 देगा, कितना देगा अभी पावर, 25 वाट। समझ में आया, ओके। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, P2/P1, ये यहाँ से P2/P1 इक्वल टू V2/V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर। P2 ये लुकिंग फॉर, P1 कितना था, 100, ये 100 कब था, जब ये 220 था, अभी कितना दे रहे हो, 110 स्क्वायर। सो ये भी कितना आ जाएगा तुम्हारा, ओके। यहाँ से P2 कितना आ जाएगा, 100 को लेके जाओ, 100 को इधर लेके जाओ, ओके। ये तुम्हारा हाफ स्क्वायर 1/4 इंटू 100 दैट इज 25 वाट। समझ में आया, सो इसीलिए कब होता है ना, इवनिंग के वक्त, ओके, बल्ब बहुत डीम हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, वोल्टेज इज वेरी लो, वोल्टेज नहीं है, फैन नहीं घूम रहा है, धीरे धीरे कूं कूं करके फैन घूम रहा है, हवा ही नहीं लगता, क्यों ऐसा होता है, वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज कम है। कभी कभी कैपेसिटर्स के लिए भी हो जाते हैं, ठीक है। अब अनदर पॉइंट यहाँ पर, एक तो है हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दूसरा हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अभी यहाँ पर हमको देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। क्या कॉम्बिनेशन सर, सीरीज एंड पैरेलल, याद है ना, रेजिस्टेंस वाला, कैपेसिटेंस वाला। अभी सीखेंगे पावर वाला सीखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ओके। किसको करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर करते हैं। चलो, दो बल्ब मैंने पैरेलली कनेक्ट किया। हम लोग का इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस हम घर में यूज करते हैं,
इसको मेन का साथ कनेक्ट करते हैं, मेन पावर पॉइंट का साथ कनेक्ट करते हैं। मेंस मतलब जो घर में हम लोग का पावर सप्लाई आता है उसको मेंस कहते हैं। इसमें दो बाल्ब है, 100 वाट 220 वोल्ट, ये भी 100 वाट 220 वोल्ट। हम लोग का घर का जितना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम कनेक्ट करते हैं, एक का साथ दूसरा पैरेलल रहते हैं। सर क्यों पैरेलल रहते हैं, सीरीज में क्यों नहीं है? सीरीज में होगा तो क्या होगा, अगर एक फ्यूज हो गया बाकी सारा का सारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने सारा बाल्ब को एक साथ कनेक्ट करके रखा था, सब बाल्ब को एक साथ सीरीज में कनेक्ट करके रखा था, ओके। एक बाल्ब उड़ गया, ये जल गया मतलब ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब बाकी बाल्ब में करंट फ्लो होगा? नहीं होगा, बाकी सब ये बुझ जाएगा, ओके। सारा का सारा बुझ जाएगा। एक तो ये है, दूसरा ये पता नहीं चलेगा कौन बुझ गया, किसके लिए प्रॉब्लम है, फिर ढूंढना पड़ेगा एक का बाद एक करके। इसलिए सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डोमेस्टिक में क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं। These two bulbs are connected in parallel. It is connected to 220 volt power supply. अब ये पॉइंट में देखो, between these two point, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है। Across this one, what is the potential? 220. Across this one, what is the potential? 220. इसमें पावर कितना देगा? If you have connected to 220, तो पावर कितना देगा? 100. ये कितना पावर देगा? You have connected to 220. पावर कितना देगा? 100. So what is the total power? Total power कितना हो गया? P1 plus P2. 100 plus 100 कितना हो गया? 200 watt. अब इसी दो बाल्ब को तुम सीरीज में डाल दो। सीरीज में डाल दिया, कितना रीडिंग था? 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट। अब इसको उसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दो, कितना था? 220। अब इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। सो अक्रॉस बॉट अगर ये पोटेंशियल V है तो अक्रॉस बॉल पोटेंशियल ड्रॉप विल बिकम V/2। अगर ये V है, यहाँ पोटेंशियल कितना है? V/2। यहाँ पोटेंशियल कितना है? V/2, बिकॉज दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम रेजिस्टेंस, ओके। अब देखो पावर कितना होगा? 100 होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि यू हैव नॉट गिवन 220, यू हैव गिवन V/2 मतलब 110। अक्रॉस दिस वन V/2 मतलब 110 होगा। अब 220 तो कनेक्ट नहीं किया, 110 वोल्टेज, तो पावर डिसिपेटेड कितना होगा? P1। यू हैव रिड्यूस द वोल्टेज टू हाफ, पावर विल बिकम P/4। P1 dash has become P1/4, 25 watt. P2 dash कितना होगा? P2/4. P2 कितना था? 100 watt. When the voltage has become half, power should become 1/4. So 100/4, that is 25 watt. So what is the total power? 25 plus 25, 50 watt. ये तुम्हारा सीरीज कनेक्शन में है। अब हम समझाते हैं, ओके। So some bulbs are given appliances having powers, different powers. Okay, they're connected in parallel. So power total will become sum of their powers, P1 plus P2 plus P3 plus like parallel total power कितना है? P1 plus P2. अगर same bulbs you connect them in series, many are in series. ओके, इन सीरीज क्या होगा? 1/P total will become 1/P1, 1/P2, 1/P3। ओके, यहाँ पर वेरीफाई करो, होता है क्या सर? 1/P total इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। वेरीफाई करके देखते हैं सर। 1/100 प्लस 1/100 सर 2/100। सो P total इज नथिंग बट P2 कितना है? 50 वाट। 50 वाट मिला ना? ओके, ये तुम्हारा सीरीज कनेक्शन में दिस बिकम्स द इक्विवेलेंट पावर। ओके, इन पैरेलल कनेक्शन में दिस बिकम्स द, सो इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर व्हेन यू कनेक्ट देम इन पैरेलल, टोटल पावर कंज्यूम्ड बिकम्स P1 plus P2 plus P3। okay, and in series 1/P total becomes is equal to 1/P1 plus 1/P2 plus 1/P3 plus whatever. So this combination is just like the combination of capacitor. कैपेसिटर्स में इसी कॉम्बाइन, तो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन कैसे होगा? ऐसे ही होगा। ठीक है, समझ में आया? एक एग्जांपल लेते हैं, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स। Three identical bulbs.
each of rating 220 volt 100 watt, each of rating 220 volt 100 watt. each of rating 220 volt 100 watt. इसको इस तरह से कनेक्ट किया गया, इसको इस तरह से कनेक्ट किया गया. सो यहां पर अगर इफ आई पुट इट टू 220 volt, if I connect it to 220 volt, just a minute, if I connect it to 220 volt, देखो no problem, you can proceed. If you connect it to 220 volt 100 watts, so these are all three identical bulbs, bulb B1, B2 and B3, three identical bulbs are there, B1 B2 B3. अगर इसमें पूछा गया what is the total power consumed, इसमें पूछा गया what is the total power consumed, और अगर इसमें पूछा गया what is the power consumed by each bulb, दो क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें. पावर टोटल यानी टोटल पावर डिसिपेटेड, टोटल पावर डिसिपेटेड. दूसरा पावर अक्रॉस बल्ब B1 B2 and B3, what is the power across bulb 1, what is right. तो इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं, एक तो हम कॉम्बिनेशन वाला यूज कर लेते हैं, ये 100 ये 100, ओके जैसे 100 है, देखने में रेजिस्टेंस है लेकिन हम पावर की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं. तो इसका कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की तरह नहीं होगा, कैपेसिटेंस की तरह होगा. 100 इन पैरेलल कितना बन गया 200, 200 एंड 100 इन सीरीज कितना बन जाएगा 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 300. सो पावर टोटल कितना बन जाएगा 200 बाई 3 वाट, 200 बाई 3 वाट कॉम्बिनेशन ऑफ पावर. ठीक है, इसको दिखाते हैं, रुको. इसको दिखाते हैं, राइट. सो अभी इसको डिटेल दिखाते हैं. ये एक रेजिस्टेंस है R, बाल्ब का रेजिस्टेंस होते हैं, ये रेजिस्टेंस होते हैं, ओके. इसमें कितना कनेक्ट किया हुआ था 220 वोल्ट. रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, हर बल्ब का रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है. अब इसको मैं क्विकली करके दिखाता हूँ, ओके. इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा R/2, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर तुम ले लोगे इन दोनों बल्ब मिलके बिटवीन दिस टू पॉइंट A B B C, ये 220 वोल्ट. इसमें रेजिस्टेंस आ गया R/2. टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा मैं इसको इस तरह से दिखाता हूँ, यहाँ तुम्हें समझने के लिए आसान होगा. ये R है, ये R/2 है, बिटवीन पॉइंट B and बिटवीन पॉइंट C, बिटवीन पॉइंट A, ओके. 220 वोल्ट. तो ये रेजिस्टेंस और इन द रेशियो 1:2, 1:2. So voltage drops will become in the ratio, sorry, resistances are in the ratio 2:1. So voltage drop will be in the ratio 2:1. कितना पार्ट 3 पार्ट, 3 पार्ट में से यहाँ 2 पार्ट होगा, यहाँ 1 पार्ट होगा. So 220 is to be divided into 3 parts. Out of that here will become 2 parts. So इसमें कितना होगा वोल्टेज इतना, ये तुम्हारा V1, और इसमें कितना हो जाएगा 1 पार्ट, दैट इज 1 into 220/3. सो अगर मैं इसको V1 कहूँ, V1 कितना हो गया 2/3 220 वोल्ट, और V2 कितना हो गया, ओके 1/3. सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेकेंड कितना होगा 1 पार्ट, 1 पार्ट मतलब 1/3 ऑफ, ओके 220 वोल्ट. सो दिस आर द potential drop between A and B and between B and C. So between A and B, potential drop is V1, that is 2/3 of 220 volt, and between B and C,
पोटेंशियल ड्रॉप इज V2 दैट इज 1/3 ऑफ 220 वोल्ट। ओके, अभी इनका रेटेड पावर कितना था? 100 वाट 100 वाट 100 वाट, ये इसका रेटेड पावर था, लिखा हुआ पावर था। ये 100 वाट कब देगा? जब ये 220 का साथ कनेक्ट करोगे। ओके, अब पावर ऑफ P1 पहला वाला बाल्ब का पावर देखो, इसका पावर होना था 100 वाट अगर ये 220 के साथ कनेक्ट करता। अब 220 की जगह में कितना आ गया? 2/3 ऑफ 220। ओके, सो P1 इज इक्वल टू 100 वाट, लेकिन यहाँ P1 डैश कितना बन जाएगा? इसका पावर कितना बन जाएगा? ओके, 2/3 ऑफ 220 हो गया। सो पावर विल बिकम P डायरेक्टली पोर्शनल, अगर मैं इसको यूज करूँ P डायरेक्टली पोर्शनल टू V², पावर अगर वोल्टेज 220 की जगह में 2/3 बन गया, यानी पावर बन जाएगा डायरेक्टली पोर्शनल इतना बोलोगे तो P2 और P1 डैश विल बिकम 2/3 होल स्क्वायर ऑफ P1, यानी इसको इस तरह से लिखोगे P1 डैश बाई P1 कितना हो जाएगा? V1 डिवाइडेड बाई 220 होल स्क्वायर। इस तरह से भी करोगे फिर भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, सो P1 डैश कितना बन गया? V1 बाई 220 इज व्हाट? 2/3। V1 ये है, डिवाइड बाई 220 व्हाट? 2/3 स्क्वायर इज व्हाट? 4/9। और P1 कितना है? 100 वाट, दैट इज 400/9 वाट। 400/9 वाट मतलब कितना बनेगा? 9 4 जाए 36 44.4 वाट, ये P1। Across bulb B2 and B3, across bulb B2 and B3 voltage कितना है? Voltage is, it should have been 220, then power would have been 100. Now voltage is what? 1/3. That means voltage has reduced to 1/3. P directly proportional to V², so voltage has reduced to 1/3, so power will get reduced to 1/9 times. इसलिए power of the bulb 2 and power of the bulb 3 कितना हो गया? 1/9 of the rated power कितना है? 100 वाट। ये कितना में आ जाएगा? 11.1 वाट 11.1 वाट। सो देयरफॉर यहाँ पर भी अगर तुम निकाल के देखोगे टोटल पावर P1 डैश प्लस P2 डैश प्लस P3 डैश 44.4, ओके, प्लस इन दोनों सेम है 11.2, सो इस 22.2 कितना आ जाएगा? 66.6 वाट। और हमने जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था, हमने जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके जो दिखाया था उसमें पावर कितना मिला था? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके जो निकाला था उसमें हमें पावर कितना मिला था? उसमें हमें पावर कितना मिला था? उसमें हमें पावर कितना मिला था? दो सीरीज में था और एक पैरेलल में था। दो सीरीज में था, एक पैरेलल में था, कंबाइन करके हमें टोटल पावर कितना मिला था? ओके, ये दोनों पैरेलल 100 प्लस 100 200 और यहाँ 100 सीरीज में, तो फॉर्मूला यूज करके हमें कितना मिला था? पैरेलल में ऐड होगा, ओके, 100 200 वाट 100 वाट, कॉम्बिनेशन इज जस्ट लाइक कैपेसिटर्स। इसमें कितना मिला था पावर टोटल करके? हमें कितना मिला था? 200 into 100 divided by 200 plus 100, that is 300, that is 200/3, that is 66.66 watt। सो दोनों से मेरा मिल गया, देखो। ओके, तो ये चीज हमें समझना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। और एक पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पर हमें करना है, जैसे इक्वेशंस है। यहाँ एक बल्ब B1 है, बल्ब B2, बल्ब B3, B2 B3, ऑल आर आइडेंटिकल बल्ब्स। एक सोर्स है यहाँ पर, बैटरी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बोलो,
3 identical bulbs. Identical bulbs. 220 volt, 100 watt each. 220 volt, 100 watt each. Okay. If bulb B2 is disconnected, if bulb B2 is disconnected, how the brightness of B1 and B3 will change? How the brightness of B1 and B3 will change if you remove B2. देखो पहले तीनों कनेक्टेड में था सीरीज में, पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशंस. सब 220, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है, दिस बल्ब का भी रेजिस्टेंस R है. मैं समझ लेता हूं ये V है, तो इनिशियली करंट इन द सर्किट कितना होगा? मैं इसको कहता हूं I1 इन द फर्स्ट केस. I1 ये R है, R है. I1 कितना होगा? I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट. यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना है? R एंड R इन पैरेलल, R बाई 2. पावर नहीं, रेजिस्टेंस. ओके, पावर का कॉम्बिनेशन अलग होगा, उसका रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन अलग होगा. R बाई 2 इन पैरेलल, R बाई 2 प्लस R 3R बाई 2. सो करंट होगा 3R बाई 2. सो कितना हो गया ये? 0.67 V बाय R. ये करंट इनिशियली. Okay, so across bulb B1, what was the current passing? 0.67 V by R. What is the current passing through them? Half of this. Okay, 0.3 or something like that. Across this one also 0.3. Clear? So ये I2, ये I3. I2 is equal to I3, half of this 0.33 V by R, 0.33 V by R. अब देखो we are going to disconnect the bulb B2. B2 को रिमूव कर दिया. If you remove B2, कितना बल्ब रह जाएगा? 1 और लास्ट वाला रह गया. 20 वाला got disconnected. The middle one got disconnected. अब करंट कितना होगा? मैं इसको I2 डैश कहता हूँ. एक काम करता हूँ, I तो ऑलरेडी यूज किया गया, I फाइनल कहता हूँ. ओके, I फाइनल कितना हो जाएगा? B डिवाइडेड बाय R. नहीं, R नहीं, ट्वाइस R प्लस R. 2 रेजिस्टेंसेस, 2 बाल्ब्स हैं, एक को तो डिस्कनेक्ट कर दिया गया. R प्लस R ट्वाइस है. ये कितना बन जाएगा? 0.5 V बाय R. ठीक है. सेम करंट विल पास थ्रू बोथ IF एंड IF. अब स्टडी करो across bulb B1 पहले करंट कितना था? 0.67. अब करंट कितना है? 0.5. करंट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? करंट इज डिक्रीजिंग across bulb B1. So B1 brightness decreases. B1 brightness decreases. B3 पहले करंट कितना था? 0.33. अभी कितना करंट है? 0.5. क्योंकि दूसरा रास्ता है नहीं, जो करंट है वही करंट ये रास्ते से जाएगा. 0.5. करंट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? सर करंट 0.33 से पहले 0.33 था. ओके, अब कितना हो गया? 0.5. करंट इज इंक्रीजिंग, सो ब्राइटनेस इंक्रीजेस. ठीक है, इससे हम कंटिन्यू करेंगे आगे इन माय नेक्स्ट लेक्चर्स. सी यू देन.